धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो, धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो, सुकुमारी सिया हो, सुकुमारी सिया हो, धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो। बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन। नमस्कार, आदाब। अभी जिन्हें आपने सुना उनके लिए ये कहना लाजमी हो जाता है कि सितारे उनकी चमक में समाना चाहते हैं, मगर वो आंखें फलक को सितारा करती हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसने गायकी की दुनिया को एहसास दिलाया कि उसकी कहकशा में कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिखने को बेताब हैं, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हुई। आवाज़ की दुनिया का एक बेहद पुरखुलूस सितारा, खुश दिल, खुश मिजाज शुभा मुदगल है हमारी आज की मेहमान। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। सोच के साथ दमदार आवाज का जादू, अदब से है जिन्हें गहरी दिलचस्पी, पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए हो। मुस्कुराता चेहरा, शांत और सौम्य शख्सियत, शुभा मुदगल। शुभा मुदगल की पैदाइश इलाहाबाद की रही और माता पिता दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और उन्हें संगीत में बेपनाह दिलचस्पी रही। लिहाजा शुभा मुदगल को बचपन से ही साहित्य और संगीत का माहौल बना, जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता गया। उन्होंने पंडित रामाश्रय जी के साथ साथ पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी, पंडित वसंत ठक्कर जी, पंडित कुमार गंधर्व जी और श्रीमती नैना देवी से संगीत की शिक्षा ली। अपने संगीत में सफर में उन्होंने भक्ति के साथ साथ सूफी और सामाजिक चेतना को आधार बनाया। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। ख्याल और ठुमरी उनकी मखसूस आवाज में सजकर और दिलकश हो जाते हैं। बेशुमार एल्बम्स उनकी मकबूलियत में इजाफा करती रही।
तू ना जाने इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई। और हिंदी फिल्मों में भी उनके अंदाज को कई मर्तबा सराहा गया। चारों का हार नहीं आए, अपने संगीत में सफर में उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, जो संगीत के प्रति उनके पूर्ण समर्पण की कहानी आप बयां कर जाते हैं। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। बहुत बहुत स्वागत शुभा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया। आपका तो इतना लोकप्रिय प्रोग्राम है, आप इतनी पॉपुलर हैं कि आपसे मिलकर और बातचीत करने का इतना मुझे इंतज़ार था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खुशनसीबी कि आज आप वक्त निकाल कर हम लोगों के बीच आई। शुरुआत आप ही के अपने बचपन से मैं करना चाहूँगी। बचपन की यादें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, कुछ खेल खिलौने होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, वो मोहल्ला होता है। मैं चाहूँगी आप वो यादें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा बचपन इलाहाबाद में गुज़रा। मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश इलाहाबाद की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे पिताजी और माँ दोनों अंग्रेज़ी विभाग में अध्यापक थे। तो मैं उन यूनिवर्सिटी के माहौल में, विश्वविद्यालय के कैंपस माहौल में में रहे। जी, कैंपस में भी रहे। और पहले जिस इलाके में मैं रहती थी, मेरे दादाजी का घर भी बिल्कुल पास में था। जंगल जलेबी की एक बॉर्डर, एक हेज थी दोनों घरों के बीच में। वो ममफोर्डगंज नाम के इलाके में थी। अच्छा। और बाद में कैंपस में ही एक छोटा सा घर मिला हुआ था मेरे पिताजी और माँ को। हम बैंक रोड में, यूनिवर्सिटी से लगा हुआ इलाका बैंक रोड का, वहाँ हम रहते थे। अच्छा। स्कूल जाती थी मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में। अच्छा। और वहीं सारी मेरी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने कॉलेज की पढ़ाई हुई और संगीत की तालीम भी इलाहाबाद में ही शुरू हुई। सबसे पहला सबक संगीत का माँ ने दिया, एक भजन सिखाकर। क्या बात है। माँ ने सीखा था, पिताजी ने भी सीखा था। पिताजी ने पंडित रघुनाथ सेठ जी से कुछ वर्ष बांसुरी सीखी और दोनों को जुनून सा था संगीत के प्रति। और वो जुनून उन्होंने आपके अंदर भर दिया जैसे देखा जाए तो। बिल्कुल। लेकिन बचपन क्या शरारती वगैरह नहीं था, सीधा साधा से था, शांति वाला, बिल्कुल सीधी सादी लड़की? ऐसा माँ बताती थी कि एक घर के पास एक पार्क था जहाँ पे हम रोज़ शाम को घूमने जाते थे और मैं वहाँ से वापस आके माँ को कहती थी कि मुझे एक बच्चा है, वो चिढ़ाता है। हाँ। और मैं नहीं जाऊँगी पार्क में। मतलब शांति प्रेमी थी मैं। तो मैंने कहा अरे क्या चिंता, क्या उसको एक बार डरा दो, धमका दो, थोड़ा सा उसको कह दो कि ना चिढ़ाए तुम्हें, ऐसे क्या कि तुम नहीं जाओगी। हाँ। अगली बार मैं वापस आई तो पता चला एक कंप्लेंट आ गई कि मैंने उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया उस बच्चे को कि वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंच गया। तो शांति प्रेमी से मतलब ये दंगाई होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो बच्चों की तरह ऐसा ही मेरा भी सिलसिला था। जैसे आपने भी अभी हमें बताया कि माता पिता को संगीत का एक जुनून था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप इस विधा में आगे बढ़ें। माता पिता को आज हमारे बीच में कैसे याद करना चाहेंगी? यानी उन्होंने ये जताया, हमें सिखाया कि कला आपके साथ, मतलब आपका हमेशा का साथी होना चाहिए, चाहे वो परीक्षा के दौरान हो या फुर्सत के समय हो। तो कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि नहीं अब एग्ज़ाम आ रहा है तो अब ट्यूशन बंद हो जाए, संगीत गाना सीखना बंद हो जाए या डांस बंद हो जाए। उसके दौरान भी हम गाना सुनने जाते थे, थिएटर देखने जाते थे, एग्जीबिशन देखने जाते थे। तो पढ़ना लिखना और साथ ही साथ कला को हमेशा अपने साथ रखना, इसकी तालीम उन्होंने दी। कथक भी सीखा आपने? हाँ, बहुत छोटी थी तब सीखा। हाँ। और माँ की पुरानी साड़ियों को काट काट के मेरे ड्रेसेस बनते थे। 4-5 बरस की रही होंगी। तो हमारे वहाँ प्रयाग संगीत समिति में हर साल कंपटीशन होता था और हमारी माँ कहती थी कि हर साल तुम कंपटीशन में भाग लो ताकि तुम्हें पता चले कि और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मुझे भी गुरुजी ने बिठा दिया कथक के प्रोग्राम के लिए, कंपटीशन के लिए।
और उन्होंने 27 चक्कर का कोई तोड़ा सिखाया मुझे। ओहो। अब घर पे तो कर लिया हमने, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो समझ नहीं आया कि किस तरफ रुकना है। तो धम से सम जब आया तो मेरी पीठ थी दर्शकों की तरफ और मैं नमस्कार करके पीठ दिखा रही थी सब दर्शकों को। पर हमारे गुरुजी इतने मज़ेदार थे, उन्होंने कहा, गंगानी परिवार के थे वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, देखिए बच्चे को कितनी श्रद्धा है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रति, क्योंकि पीछे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी। तो मैंने उनको नमस्कार कर दिया गलती से, लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने उसको संभाल मेरी लाज रख ली। फिर गायकी की तरफ आना कैसे हो जाता है? माँ ने ही ये सुझाव दिया कि जो भाव बताने की जो परंपरा है उसमें नर्तकी या नर्तक स्वयं गा के भाव बताता है। उस ज़माने में एक इंटरमीडिएट कॉलेज होता था, हाँ। जो कॉलेज और स्कूल के बीच का एक ब्रिज ईयर होता था। उस क्लास में जब मैं आई इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो हमारे गुरुजी की, पंडित रामाश्रय झा जी रामरंग जी की, एक बहुत ही अच्छी शिष्या, उनकी जो बहुत अच्छी गायिका स्वयं थी, श्रीमती कमला बोस, वो हमारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर नियुक्त हुई थी और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। और उनका सुझाव था, उन्होंने पिताजी और माँ को बुला के कहा कि मुझे लगता है इसे आपको गुरुजी के पास ले जाना चाहिए। अच्छा, यूँ आपकी बाकायदा तालीम फिर शुरू हुई? उसके बाद मेरी तालीम गुरुजी के पास शुरू हुई। फिर उन्हीं से सीखा? आगे भी और लोगों से भी सीखा आपने? जी नहीं, उनसे तो सीखती रही। फिर मैं दिल्ली आ गई लगभग 81-82 के आसपास, और गांधर्व महाविद्यालय में मैंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी से सीखा। विद्यालय में ऐसा माहौल था, बहुत सुंदर माहौल था, जिसमें बहुत प्रतिष्ठित कलाकार वहाँ आकर वर्कशॉप्स करते थे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उनका गायन होता था, सुनने का अवसर मिलता था। तो वहाँ बहुत से प्रतिष्ठित कलाकारों से मुझे मिलने का, सुनने का उनको और सीखने का भी अवसर मिला। तो ऐसा माहौल बन गया कि कई ऐसे लोग जिनके पास ख़जाने थे, उस ख़जाने में से उन्होंने मुझे बड़ी उदारता से और स्नेह से बहुत कुछ दिया। वो ख़जाना आपकी आवाज़ में माशाल्लाह से झलकता भी है। एक बहुत खूबसूरत सी याद है आपके बचपन की, शाम फिराक अब न पूछ से। मैं चाहूँगी वो आप अपनी ही ज़बानी हम लोगों के साथ शेयर करें। मुझे लगता है 80s की बात होगी कि फैज़ अहमद फैज़ साहब इलाहाबाद आए और हमारे पिताजी उनके बहुत ही मतलब भक्तों में से थे। एक घंटी बजी घर पे दोपहर में और देखा कि गुरुजी सामने खड़े हैं और कहने लगे, ए चलो 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 बस, जैसे हो चलो बस। एक हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से एक फैज़ साहब का रिसेप्शन था, पब्लिक रिसेप्शन। उसमें जिस लड़की को गुरुजी ने तैयार किया था उनकी एक गज़ल पढ़ने के लिए, वो किसी वजह से नहीं पहुंची थी। तो रास्ते में गुरुजी ने बताया कि अरे सुनो, वो लड़की नहीं आई है, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो याद ही नहीं है। अरे तुम्हारे पिताजी तो बहुत उनके भक्त हैं ना, तुम्हें तो याद होगी वो गज़ल, बताओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तो जाते जाते में उन्होंने मुझे तरन्नुम में गाने के लिए कह दिया वो। तो बहुत कांपते लरजते हुए स्वर में मैंने किसी तरह से वो गाया और फैज़ साहब पीछे बैठे हुए थे, सुन रहे थे। कहने लगे, बेटी क्या है तुम्हारे हाथ में? तो एक कॉपी में से एक पन्ना फाड़ के मैंने उसमें, ताकि भूल ना जाऊं, शेर लिखे थे और वो भी देवनागरी में। तो उन्होंने कहा ये क्या है? अब मैं उसको किसी तरह संभालने की, छुपाने की कोशिश करूं तो उन्होंने कहा नहीं, ये दिखाओ। तो कहने लगे, अरे उर्दू में नहीं लिखा है तुमने? कहा जी मुझे तो उर्दू नहीं आती है ना, तुम्हारे तलफ़्फ़ुज़ से तो नहीं लगा ऐसा। तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने सीखा नहीं उर्दू में लिखना। कहने लगे अच्छा चलो। उस पर उन्होंने दस्तखत करके वो कागज़ मुझे वापस दे दिया। वाह, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। कुछ सुनाना चाहें अगर आप, जो आपको पसंद हो। फैज़ साहब की एक ही छोटी सी कुछ एक शेर सुनाती हूँ। हम के ठहरे अजनबी, हम के ठहरे अजनबी, इतनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना, फिर बनेंगे आशना, कितनी मुलाकातों के बाद हम के ठहरे अजनबी।
ब्यूटीफुल। शुभा जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आपके सफ़र को आज तक देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आइए देखते। हाय शुभा जी, नमस्कार। सरप्राइज लेटेस्ट ऑफ कोर्स तो हमारा ये कोलैबोरेशन रहा है हमारे तंदुरू एल्बम में, जब हमने वो गाना गाया जो आप भी नहीं जानते थे किसने लिखा है और हम भी नहीं जानते थे किसने लिखा है, मगर वो गाना गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो आपको समझ नहीं आएगा। शुभा जी इज़ वेरी नॉटी। अब शुभा जी आप बुरा मत मानना, बट शी इज़ वेरी नॉटी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल एबिलिटी टू इमिटेट पीपल. You'll be surprised at how well she can imitate people. Don't ask her to do it on camera. I'm sorry. I have only good things to say about you. So I'll stop here. Otherwise you'll say क्या कर रहा है? ठीक है? Thank you. जब मैं पहली बार शुभा जी से मिली तो मैं उन्हें देखती रह गई, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि आप देखते रह जाते हैं। मुझे याद है एक सुबह मुझे एक फ़ोन कॉल आया सुजीत सरकार और उनकी टीम का। तो इससे पहले कि मैं हाँ या ना करूँ या सोच सकूँ, उन्होंने कहा कि शुभा मुद्गल जी का गाना है। तो मैंने बिना कुछ सोचे, एक क्षण के लिए भी सोचा नहीं, मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ। एंड द सेकेंड टाइम आई वॉज सो फॉर्चुनेट शुभा जी टू एक्चुअली ऑल्सो रैप द लागा चुनरी में दाग जो गाना आपने गाया है, टाइटल सॉन्ग। फिर उन्होंने मुझे कहा कि शुभा जी टाइटल सॉन्ग गा रही हैं, आपको रैप करना है। तो मैंने कहा ये तो कुछ ब्लेसिंग है जो हर वक्त मुझे शुभा जी से जुड़ने का इस तरह मौका मिलता है। और जब मुझे स्टूडियो में जाना था रिकॉर्डिंग के लिए तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैंने कहा इतनी बड़ी ज़बरदस्त गायिका, हालांकि शुभा जी इज़ वेरी स्वीट, शी नेवर वंस फॉर अ मोमेंट मेक्स यू फील ऑल द बेस्ट शुभा जी। आई गिव यू माई अफेक्शन एंड माई लव एंड माई रिस्पेक्ट्स। क्या बात, कलाकार से ऐसे शब्द मिले ना तो बहुत मतलब वाकई लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ख़जाना है जिसे बिल्कुल संजो के रखना चाहूँगी। बिल्कुल। आपके शोज़ का, आपके कॉन्सर्ट्स का, आपके एल्बम्स का सिलसिला कब शुरू होता है? हमारी परंपरा में जब तक गुरु की इजाज़त ना हो तब तक हम मंच पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो गुरु जी यदा कदा कोई बड़ा कलाकार आता था तो उनके साथ तानपुरे पे बिठा देते थे। कभी कभी ये भी कह देते थे बिल्कुल ऐन वक्त पर कि थोड़ा सा स्वर लगवा लीजिएगा। अच्छा। तो जब गुरुजी ने मुझे कहा कि अच्छा किसी बड़े कलाकार के पहले 10-15 मिनट कुछ गा लो, आधा घंटा गा लो, नवोदित कलाकारों के कुछ कार्यक्रमों में वो मुझे भेजने लगे। कई बार तो स्वयं हारमोनियम पर संगत करते थे। फिर एल्बम्स, मैंने सबसे पहला एल्बम मुझे लगता है लगभग 87 में शुरू मैंने रिकॉर्ड किया। कौन सा एल्बम आपके दिल के बेहद करीब? ऐसे तो सब होंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो यादगार रह जाते हैं, बिल्कुल, जो कभी नहीं भूल पाते और जिनकी फरमाइशें आपके हर कॉन्सर्ट में होती है। तो लगभग मुझे लगता है 90s में मुझे एक ऐसी सीरीज़ में जिसमें 3-4 एल्बम्स थे जिसमें ऋतु संबंधी संगीत, जो कजरी चैती इत्यादि, वो रिकॉर्डिंग मुझे करनी थी। सॉन्ग्स ऑफ द सीजन्स नाम का एल्बम था ये, जिसमें कई ठुमरी दादरा के जो कलाकार थे वो शामिल थे। मुझे भी एक एल्बम सॉन्ग्स ऑफ द सीजन्स वॉल्यूम 4 शायद था जिसमें मैंने गाया। और इसकी रिकॉर्डिंग बम्बई में, उस समय बम्बई के था, अब मुंबई है, और वहाँ मेरी मुलाकात मेरे पति अनीश प्रधान से हुई। अरे वाह। तो ये मेरे लिए एक विशेष एल्बम है जहाँ पहली बार अनीश ने मेरी संगत की। पहली बार बम्बई जाकर इतने बड़े स्टूडियो में, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में जाकर मैंने रिकॉर्डिंग की, मेरे लिए एक यादगार थी वो। आप जैसे कलाकारों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी कितना ज़रूरी है कि हमसफ़र का साथ बहुत सलीके से दिया जाए। अनीश और उनके परिवार से भी जो मुझे सहारा मिला है, उनकी माताजी आज भी, मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सब कुछ संभालती हैं और मुझे क्या कहती हैं कि तुम आराम से रियाज़ करो। क्या बात। और अनीश के साथ ये हम एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक्स भी हैं। मुझे लगता है कि ये वास्तव में सत्य बताने वाला और जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्टवादी हो, जो आपसे कह सकता है आपके मुंह पर कि नहीं, प्रशंसा कितनी भी मिली हो तुम्हें आज, लेकिन यहाँ गड़बड़ हुई थी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसा साथी हो साथ। शुभा जी, आपने बिल्कुल एक नया ट्रेंड लेकर आई आप म्यूज़िक में। रिएक्शंस किस तरह के मिले उस वक्त? क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी गाया जो उससे पहले कभी लोगों ने गाया नहीं।
मुझे लगता है आप संकेत कर रही हैं जो मैंने अली मोरे अंगना, बिल्कुल। अब आपके सावन वगैरह जो मैंने एल्बम्स रिकॉर्ड किए, बिल्कुल। जब वो हिट हो लॉन्च गया हुआ एल्बम वो तो हिट हो गया। तो हिट हुआ। और फिर मुझे जब भी कोई इंटरव्यू होता था तो सब ये जितने जर्नलिस्ट और प्रेजेंटर्स थे वो मुझसे पूछते कि लोग बहुत नाराज़ हैं आपसे, पर अभी तक मुझे मिला नहीं कोई जो मुझे डांट के कहे कि भाई क्यों किया आपने ऐसा। और मुझे लगता है कि अगर कोई नाराज़ हुआ होगा तो वो शायद इसलिए नाराज़ हुआ होगा, उनको शायद चिंता होगी कि जब मैं शास्त्रीय संगीत गाऊंगी तो क्या मैं उसमें कहीं कुछ इस प्रकार का गड़बड़ तो नहीं कर दूंगी कि मिलावट आ जाए कुछ। हाँ। मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ और लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें। आइए देखते हैं। शुभा दीदी को मेरा प्रणाम। शुभा दीदी जैसा आर्टिस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। जैसा उनका दिल है वैसा ही उनका संगीत है। मुझे वो दिन याद आता है जब हम शांतनु मोहित्रा और दीदी और हम काम कर रहे थे। मुझे लगा एक क्लासिकल सिंगर और ऐसा गाना गाएंगे, और लेकिन ऐसा उन्होंने गाया कि मैं सुन के, और वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग अब के सावन जो बना जाके। दीदी जो ग्रीन रूम में होती हैं वो अलग होती हैं, एकदम हंसमुख। फिर स्टेज पे आते ही एकदम रूप चेंज हो जाता है कि बस एकदम संगीत में डूबी हुई, कुछ भी किसी के साथ भी, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, किसी के साथ भी ऐसा नेचुरल तरीके से वो गाती हैं कि लगता ही नहीं है कि कभी इनके लिए कोई किसी के लिए बुरा साउंड कर रहा है, और अब बिंदास गाती हैं वो। नमस्कार शुभा जी, आप सिर्फ एक बेहतरीन आर्टिस्ट ही नहीं हो, आप एक पायोनियर हो। आपने बहुत कुछ किया फॉर द म्यूज़िक वर्ल्ड बिसाइड्स बीइंग एन इनक्रेडिबल सिंगर। आपने बहुत सारे कोलैबोरेशंस की, आपने सबके साथ मिलजुल के दोस्ती बनाए हुए काम किया। हमारे साथ बियॉन्ड रिदम्स के एल्बम में भी काम की। यू ऑल्सो सैंग इन वंदे मातरम। यू ऑलवेज बिन अ सपोर्ट, यू ऑलवेज बिन सपोर्टिंग। और आप जिस तरह से ऑन बोर्ड आते हो उसमें एक स्पोर्टीनेस है, वहाँ पे ईगो नहीं आता है, वहाँ पे एक म्यूज़िक के अंदर जो कमराडरी है वो निकल के आता है। सो ये कुछ अलग ही आपका स्टाइल है, कुछ अलग ही आपका अंदाज़ है। सो आपको सलाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। कीप बीइंग द इंस्पिरेशन दैट यू आर। नमस्कार। सबीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी टीम ने ऐसे ज़बरदस्त कलाकारों से मिलकर मेरे बारे में बात की। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप शिक्षा के कैंपेन से भी जुड़ी जी, और आपने बहुत अच्छे गीत भी उसमें गाए। ज़मीनी हालात आप कैसे देखती हैं, और ख़ास तौर से अगर हम लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं तो? मुझे लगता है कि अवश्य कैंपेन्स चलने चाहिए, कैंपेन्स के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन अपने निजी जीवन में, परिवार में, मेरे घर में मेरे पिताजी, मैंने तो कभी नहीं देखा, उन्होंने मेरी नानी जी की ऐसी सेवा की है कि क्या कोई बेटा करेगा। और ये केवल बोलचाल की, मतलब कह दिया आपने कि हाँ हम कैंपेन से जुड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप स्त्रियों का सम्मान ना करें। मुझे लगता है बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। कोई एक ख्वाब जो अभी भी आंखों में है? हमारे देश में कानूनन कलाकारों को बहुत सम्मान और आदर और उनकी देखभाल बहुत होती है, लेकिन वो कानून लागू भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कलाकारों के जीवन सुधरने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो कहानियाँ और जो ये बहुत मेरे लिए बहुत दुखद कहानियाँ ही हैं, जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कलाकार ऐसी परिस्थिति में है कि उसे सबके सामने कहना पड़ रहा है कि भाई मेरी मदद कीजिए। मुबारक बेगम जैसे लोग, बहुत से बिल्कुल, लोग हैं। और बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी, बिस्मिल्लाह खान जी, साहब। तो जब हमारे वहाँ के रत्न ऐसा कह रहे हैं, तो मेरा ख्वाब है कि किसी दिन ऐसा भारतवर्ष में ऐसा हो कि जब जो कलाकार हैं उनको ना केवल कानून से पर उनको समाज से ये जगह मिले कि उनका जीवन खुशहाल हो। और वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक ख्वाब देखना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी हूँ, लेकिन आपको क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है जिसमें मैं तानपुरे मिला के अब आधा घंटा आपको ख्याल सुनाऊँ, तो आपको साहिर साहब की एक नज़्म की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ
कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। तो चलते चलते शुभा जी, आपकी पसंद का एक गीत मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी जो आपको बहुत पसंद रहा हो। मैं बहुत ही मतलब डर के माफ़ी मांग के लता जी से ये इसकी कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। तो शुभा जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।